नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का शो सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार में रामनवमी के अवसर पर ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जिसके बाद नीतीश कुमार का सुशासन फिर एक बार हिल गया है। सासाराम और नालंदा में रामनवमी पर निकाले जुलूस में फिर एक बार बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की आग में वो जलता दिखाई दिया। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन बिहार की सरकार आंख बंद कर सोती रही। इस बीच हालातों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद जब नीतीश कुमार को घेरा गया तो उन्होंने इसका सारा ठीकरा फिर एक बार बीजेपी पर फोड़ दिया। ऐसे में सवाल फिर एक बार नीतीश के सुशासन पर ही उठने लगा है। सुशासन का सच में इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, बिहार के सासाराम में जो दंगे हुए हैं उसके बाद अब वहां की राजनीति गर्मा गई है, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है। वो अब कह रहे हैं कि जो भी हिंसा भड़काई गई वो साजिश के तहत भड़काई गई। देखिए, नीतीश कुमार के साथ समस्या है, राजद के साथ भी समस्या है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो भी कई प्रदेशों की बात देखने को मिलती है, एक प्रदेश की बात नहीं है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां यहां पर है वो या तो जातीय राजनीति करती है या फिर सांप्रदायिक राजनीति करती है, जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इनकी राजनीति का। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मनोबल कैसे बढ़ता है, सांप्रदायिकता कैसे बढ़ती है, इसकी अभी एक ताजा उदाहरण बिहार और बंगाल है। दोनों ही जगह पर रामनवमी के जुलूस में पथराव हुए, हिंसात्मक कार्रवाई की गई, हंगामा खड़ा किया गया। और बिहार में जहां तक बात है, वो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र नालंदा के, जो नालंदा जिला है उसका मुख्यालय है बिहार शरीफ, और वहां पर जब रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था तो उस समय पथराव किए गए। अचानक से कैसे इन लोगों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन लोगों ने सोच लिया कि सीएम का, जो मुख्यमंत्री वहां पर हैं, उनके गृह जिला में, मुख्यालय में इतनी बड़ी वारदात होगी और सीएम कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हो सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में अभी रामनवमी के समय जितने जगहों पर जुलूस निकाली गई, क्या वहां पर इस तरह के दंगे हुए, हंगामा हुआ? क्या योगी आदित्यनाथ के गृह जिला, अगर गोरखपुर की बात करें, तो वहां पर अगर इस तरह के दंगे होंगे तो पुलिस का एक्शन किस तरह का होगा? यह बड़ी मानसिकता की बात है कि लोगों का मनोबल, अपराधियों का मनोबल तब बढ़ता है जबकि उसे लगने लगता है कि प्रशासन, सरकार हमारे फेवर में है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ है अभी कुछ समय से, जबकि 7-8 महीने हो गए अगस्त के बाद से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और उसके बाद राजद के साथ गठबंधन में आ गए। बिहार में जो समीकरण है चुनावों का, जो राजनीति के समीकरण हैं, वो किस स्तर पर बदलते हैं। जैसे कि पहले अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में इनको कहा जाता है कि प्रो हिंदू पार्टी है, ये एंटी मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों के खिलाफ बातें करती है। बिहार में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही, लेकिन जब जदयू के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था तो उस समय राजद और उसकी दूसरी सहयोगी पार्टियां, राजद का पूरा जो चुनावी समीकरण होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर MY समीकरण का होता है, मतलब मुस्लिम और यादव। जब से लालू यादव ने आडवाणी जी का रथ रोका, उनको कुछ समय के लिए डिटेन किया, उस समय से वो मुसलमानों के हीरो बन गए। क्योंकि आडवाणी जी यात्रा कहां से निकाल रहे थे? वो यात्रा थी अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए, और उस यात्रा को अगर लालू प्रसाद यादव रोकते हैं तो वो मुसलमानों के लिए हीरो बन गए। और उसके बाद भले ही मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ भी बिहार में नहीं किया, लेकिन मुसलमान उनको अपना हीरो मानते रहे और उसी को वोट देते रहे। उसी से बाहर निकले नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी बीच बीच की राजनीति करते रहे, जातीय राजनीति तो कर ही रहे थे, सांप्रदायिक राजनीति भी किए, और इसी के कारण अभी जब फिर से दोनों एक हो गए हैं, यानी कि राजद और जदयू का गठबंधन हुआ, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल है, हम भी शामिल है, तो ये सारी की सारी पार्टियां जो है वो कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण से जुड़ी हुई है। और ऐसे में
जब मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों की सरकार होगी तो मुसलमानों का मनोबल 7वें आसमान पर होगा। और जब रामनवमी की जुलूस निकाली जा रही थी तो उस समय नारे किसके लगाए जाते? श्री रामचंद्र के ही नारे लगाए जाते, जय श्री राम के ही नारे लगाए जाते। इन लोगों को तकलीफ हुई और पहले से ही प्लानिंग रहती है कि अगर मुस्लिम बहुल इलाके से जुलूस निकाली जाएगी तो उसके ऊपर पथराव किया जाएगा, ताकि आगे के समय में ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है हिंदुस्तान के लिए, कि जब एक बार रोको, एक बार हिंसा फैलाओ और उसके बाद क्या होगा कि सरकार और प्रशासन उस दबाव में आकर बाद में वहां पर जुलूस की परमिशन नहीं देगी, शोभा यात्रा की परमिशन नहीं देगी और फिर उस इलाके से जुलूस निकालना असंभव हो जाएगा, पुलिस उसको पहले ही रोक देगी। तो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नीतीश कुमार भी हैं, चाहे तो वो कितना भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ लें। जी बिल्कुल। इस बीच सासाराम में जो हिंसा भड़काई गई उसके बाद तनावपूर्ण माहौल देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए अमित शाह का दौरा रद्द किया गया। ऐसे में इसे लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने उल्टा उसका सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। नीतीश ने यह कहकर बात घुमा दी कि हम तो सबको कानून व्यवस्था देते हैं। अगर अमित शाह ने अपना दौरा रद्द किया है तो इसकी वजह कुछ और होगी। मैंने अधिकारियों से कहा है कि इन घटनाओं में शामिल लोगों की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करें। यह स्वाभाविक नहीं है, निश्चित रूप से किसी ने यहाँ वहाँ कुछ अप्राकृतिक किया होगा। राजीव जी, क्यों नीतीश कुमार इस तरह का बयान दे रहे हैं? अमित शाह ने अपनी रैली कैंसिल कर दी, सासाराम में उनकी रैली होने वाली थी और अब उसका ठीकरा भी वो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं कि कुछ और वजह होगी। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार और राजद का पूरा गैंग है जो इस मामले में सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अमित शाह ने सासाराम की यात्रा इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि उनको लग रहा था कि वहां भीड़ नहीं जुटेगी। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात आती है या अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आएगी तो अमित शाह ने पूर्णिया में, कटिहार में, सीमांचल के उन इलाकों में रैली की जहां भारी भीड़ जुटी जो कि मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। लेकिन सासाराम में उनकी रैली में भीड़ नहीं जुटेगी इसलिए उन्होंने ये यात्रा रद्द कर दी। ये अमित शाह, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं है। अमित शाह की अपनी एक अहमियत है, वो देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के नाते अगर वो सरकार के साथ पार्टी के संगठन का भी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर वो सासाराम जैसे सेंसिटिव जगह पर, जहां पर अभी दंगा फैल रहा है, जहां उन्माद फैल रहा है, वो जाते, भाषण देते और उसके बाद वहां की जो स्थितियां अभी थी उसी पर ये लोग हंगामा खड़ा करना शुरू कर देते कि ऐसे समय में जब सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है तो अमित शाह यहां आकर हिंसा भड़का रहे हैं। ये गृह मंत्री होने के कारण इन्होंने फैसला लिया कि जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, दंगे फैल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कोई राजनीतिक पार्टी रैली कैसे कर सकती है। यह मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी नेता का होता है जिसके आधार पर इन्होंने किया, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के बदले नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए था या राजद और जदयू के नेताओं को यह कहना चाहिए था कि देश के गृह मंत्री हैं, ऐसे माहौल में वो राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीतिक मंच पर चढ़कर कैसे बोल सकते हैं। इसीलिए ये लोग अपनी बात कहने के बजाय दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। प्रशासन को अच्छा करने, दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? नीतीश कुमार की, उसकी सरकार की। लेकिन राजीव जी, कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को शय देते हैं जो हर बार सांप्रदायिक हिंसा भड़काते हैं? क्यों हिंदू समाज को ही बार बार, हिंदू समुदाय को ही निशाना बनाया जाता है? देखिए, इस देश में जो राजनीति हुई है, जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा में बताया कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो या तो जातीय आधार पर बनी है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ज्यादातर जातीय आधार पर बनी है, या फिर जातीय आधार के साथ साथ उनको मुस्लिम तुष्टीकरण का चाहिए राजनीतिक एजेंडा। जैसे समाजवादी पार्टी है, यह भी मुस्लिम तुष्टीकरण करेगी, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, ये सारी की सारी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण से जुड़ी हुई है। और जो कांग्रेस से निकल के पार्टियां बनी है उनके तो दिमाग में ही मुस्लिम तुष्टीकरण है, जैसे कि ममता बनर्जी हैं, शरद पवार है, ये सब कांग्रेस के उसी खेमे से आए हुए हैं, अलग अलग पार्टियां बनाकर, जो कि जनता के साथ, देश के साथ हमेशा धोखा करता रहा है और इनका एजेंडा ही मुसलमानों को तुष्ट करना रहा है। चाहे सांप्रदायिकता हो या फिर अगर
पंथ निरपेक्षता, जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलरिज्म का सारा बोझ ये लोग हिंदुओं के कंधों पर डालना चाहते हैं कि आप ऐसा काम करो जिससे मुस्लिम परेशान ना हो, जिससे मुस्लिमों को परेशानी का अनुभव ही ना हो। अगर उसे अनुभव हो रहा है तो आप ये काम करना छोड़ दो। यही स्थिति अब बिहार में भी हुई। जब बिहार में यही स्थिति हो रही है तो उन लोगों को अब लग रहा है कि सरकार किसकी है? महागठबंधन की। राजद हमारे साथ, जदयू हमारे साथ, कांग्रेस हमारे साथ, पुलिस हमारे साथ, तो फिर अगर हम काम ऐसा करेंगे, अगर हंगामा खड़ा करेंगे तो बाद में इन लोगों को यानी हिंदुओं को ये मिलेगा कि इन मोहल्लों से गुजरते हुए जय श्री राम के नारे न लगाएं, इन मोहल्ले से गुजरते हुए भगवा झंडा न लहराएं, क्योंकि ये मोहल्ला हिंदुस्तान का नहीं पाकिस्तान का है। इनके कहने का मतलब यही है कि ये हिंदुस्तान के अंदर इतने पाकिस्तान बना के रखे हैं कि हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को अपने त्योहारों में प्रोसेसन निकालना मुश्किल हो गया है। तो राजीव जी, अब इसे रोके जाने के लिए क्या किया जाएगा? कुछ इस पर एक्शन लिया जाएगा या बिहार के हालात जो हैं वही बरकरार रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार कोई कठोर एक्शन लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि राजद भी उनके पीछे खड़ी है। इन दोनों को लग रहा है कि 2024 के चुनाव में एकजुट होकर मुसलमान इन दोनों पार्टियों को वोट दें और नीतीश कुमार अपनी छवि राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना चाहते हैं। मोदी विरोधी खेमे में अगर जाना है तो आपको मुसलमानों को अपने से खुश रखना होगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में मोदी विरोध का मतलब मुसलमानों को खुश करना ही होता है। इसलिए ये लोग कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करेंगे। जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस को कह दिया गया है कि उन लोगों को पहचानो और उसके बाद उन लोगों पर उचित कार्रवाई करो। ये उचित कार्रवाई करने के लिए इतना समय लगता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर में दंगे हुए, 24 घंटे के अंदर सैकड़ों दंगाइयों को जेल की सलाखों के पीछे रख दिया गया, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और उनकी पहचान सार्वजनिक की गई। पुलिस को मौका दिया गया कि इन लोगों को अगर सरेंडर नहीं करता है तो कुर्की जब्ती करवाओ, इनके घरों पर बुलडोजर चलवाओ। ऐसी कठोर कार्रवाई की जरूरत है, चाहे दंगा करने वाला कोई भी हो। लेकिन बिहार में यह कठोर कार्रवाई नहीं हो सकती। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक वर्ग विशेष को, जिसको अल्पसंख्यक कहा जाता है, इसके सपोर्ट में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको लगता है कि हिंदुओं में से कुछ जातियों को तो हम समझा ही लेंगे, उनका वोट तो हम ले ही लेंगे, लेकिन मुसलमानों के वोट लेने के लिए जरूरी है कि उसको हर समय खुश करने की कोशिश करो। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के राज में सुशासन की परिभाषा पूरी तरह बदल गई है। बिहार में हिंदू त्योहारों के अवसर पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जाती है, लेकिन मुस्लिम इलाकों में शांति बरकरार रखने के लिए अच्छे खासे बंदोबस्त किए जाते हैं। और जब नीतीश कुमार के प्रशासन की पोल खुलती है तो ये नेता अपनी राजनीति के तहत ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ने लगते हैं। जबकि असल बात तो यह है कि बिहार में सुशासन तो तभी खत्म हो गया था जब नीतीश ने राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बिहार में सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।